नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में बीजेपी ने सेवा दिवस के रूप में मनाया सीएम धामी का जन्म दिवस। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। शुभकामनाएं देने वालों ने की मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। स्मार्ट मीटर योजना शुरू। 100 और 200 यूनिट खर्च पर मिलेगा 50% सब्सिडी का लाभ। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं से शासन प्रशासन ने ली सीख। फिर टोकन सिस्टम लागू करने की तैयारी। अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तैयार हो रहा प्लान। हरिद्वार ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती मामले का खुलासा। डीजीपी बोले, घटना को 5 आरोपियों ने दिया था अंजाम। एक एनकाउंटर में ढेर, 2 गिरफ्तार, 50 लाख का माल बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। प्रदेश समेत पूरे देश भर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। पीएम मोदी ने भी जन्मदिन की बधाई के साथ ही सीएम धामी के कामकाज की सराहना की है। देखिए रिपोर्ट। 49 साल के हुए धाकड़ धामी। देश भर से जन्मदिन की सीएम धामी को मिली बधाई। पीएम मोदी ने धामी की फिर से पीठ थपथपाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 49 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के इस मौके पर धाकड़ धामी को प्रदेश समेत देश भर से बधाइयां मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम धामी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई दी, बल्कि उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री उनके कामकाज की भी सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने की विभिन्न पहलों में सबसे आगे हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास, गरीब कल्याण का सुनहरा दौर देख रहा है। बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि सीएम धामी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस मना रही है। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून टपकेश्वर महादेव मंदिर में सीएम धामी ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अधीनस्थ मंदिरों ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ, नृसिंह मंदिर जोशीमठ, तृतीय केदार तुंगनाथ, सिद्धपीठ काली मठ में विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। बता दें कि 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली थी। बतौर मुख्यमंत्री 3 सालों में पुष्कर सिंह धामी ने बेमिसाल काम किया। अपने काम को लेकर न सिर्फ सीएम धामी ने राज्य की जनता का विश्वास जीता, बल्कि केंद्र नेतृत्व में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई। सीएम पद पर रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हुई। उनमें से कुछ फैसले हैं: यूसीसी कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, आयुष्मान उत्तराखंड योजना, छात्रों को छात्रवृत्ति, नारी सशक्तिकरण योजना जैसे कई बड़े फैसले लिए, जिसके कारण वो केंद्र नेतृत्व की पहली पसंद बनते चले गए। और बीजेपी हाईकमान ने जिस युवा चेहरे पर दाव लगाया था, अपने कार्यों के जरिए सीएम धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना ली। बीते सालों में सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए अपने बड़े फैसलों को लेकर लंबी लकीर खींच डाली और अपने बड़े और कड़े फैसलों के कारण पुष्कर सिंह धामी बन गए धाकड़ धामी। हमारी पूरी टीम की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद सीएम धामी ने देहरादून स्थित NIVH संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वहीं मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हजारों की संख्या में लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। देखिए, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी का 48वां जन्मदिवस है और आज सुबह से हम पूजा पाठ करते हुए और NIVH में जो प्रकृति ने जिनका न्याय उन बच्चों के साथ अपने जन्म को मनाया है। उधर मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ऊर्जा और आवास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के कई बड़ी योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने ऊर्जा विभाग के तहत 132 kV और 220 kV के 5 गैस आधारित उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। देहरादून के सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वहीं प्रदेश के 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर योजना का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 101 लाभार्थियों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। आज जिन UPCL और पिटकुल की योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास हुआ है और शहरी विकास योजना के 101 घरों का आज उनको उन घरों के आज चाबियाँ दी गई हैं। निश्चित रूप से उनके जिनको घरों की चाबियाँ मिली हैं उनका लंबे समय से जो एक सपना था साकार हुआ है कि उनको अपना पक्का घर मिल रहा है, पक्की छत मिल रही है। उनकी सुरक्षा की जो लंबे समय से उनकी अपनी एक ज़रूरत थी वह भी पूरी हो रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने हर एक को घर देने का जो संकल्प लिया है उस दिशा में हम उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ हम मेरे विभाग आवास की तरफ से आवास विभाग ने जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत हमारा जो काम, आप जानते हैं कि योजनाएं पहले से स्वीकृत थी, लेकिन 2022 के बाद जिस प्रकार से इसमें तेजी आई और आज 101 लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी सौंपी गई का मतलब मैं एक ही बात कह सकता हूं कि उन लाभार्थियों के चेहरे पे आज मुस्कान थी। प्रधानमंत्री जी का सदैव एक स्वप्न रहा है कि जो गरीब सामान्य व्यक्ति है वो कैसे मेन स्ट्रीम में आए और मुझे खुशी है कि मेरे उत्तराखंड के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं पे काम चल रहा है। जिस योजना के तहत आज हमारे लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है, मैं उस के लिए अपने विभाग का धन्यवाद कर रहा हूं। वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी को जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश आज PM मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस निश्चित रूप से हम सब लोगों को वर्ष भर उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि सेवा पखवाड़ा हम प्रारंभ करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक बड़ी विश्व शक्ति बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प है वह भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ उत्तराखंड वासियों की तरफ से कि बाबा केदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन देश को प्राप्त होता रहे। टिहरी के बीजेपी कार्यालय में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सीएम धामी के जन्मदिवस की बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकल्प रहित संकल्प के धनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आज जन्मदिवस है। सब कार्यकर्ता विभिन्न सेवा के कार्य आज कर रहे हैं। उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए वो स्वस्थ रह करके लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व करें और विकास कार्यों को गति दें।
वहीं प्रदेश भर में बीजेपी विधायक और नेताओं ने अपने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया, उनकी दीर्घायु के लिए कामना की। स्क्रीन पर आप दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर रुड़की से आई है, जहां विधायक प्रदीप बत्रा ने जरूरतमंदों के बीच जाकर मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया। वहीं रुद्रपुर में भारत भूषण चुग ने लंगर लगाया। उधर गदरपुर में बीजेपी नेता अभिषेक वर्मा ने स्वास्थ्य शिविर लगाया और सीएम का जन्मदिन मनाया। और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिवस में आज हम लोग अवतार में फल वितरित करने आए हैं। आज पूरा प्रदेश और पूरा देश जन जन के प्रिय नेता पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। तो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की टीम, शहर के सब युवा, क्योंकि युवा संकल्प दिवस के रूप में इस जन्मदिन को हम मना रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो युवा है और रुद्रपुर से जिनका पुराना नाता है, और वो यूसीसी कानून और कई तरह की नई नई काम उन्होंने इस प्रदेश के लिए किए हैं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नायक, और जिन्होंने अपने आप को उत्तराखंड की जनता को समर्पित करने का काम किया है, और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम छुए हैं, ऐसे हम सब के प्रिय नेता उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड की जनता के लिए खुशखबरी है। धामी सरकार बिजली के बिल पर सब्सिडी देने की तैयारी में है। इस सब्सिडी का लाभ पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों के लोगों को भी मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको इसका लाभ, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की जनता के लिए खुशखबरी है। अब आपको बिजली खर्च करने पर धामी सरकार सब्सिडी देने जा रही है। जी हाँ, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में अब एक लिमिटेड दायरे में बिजली खर्च करने पर सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी का लाभ पहाड़ से मैदानी इलाकों के लोगों को मिलेगा। इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। राज्य में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या प्रदेश में करीब 11,80,000 है। वहीं पर्वतीय इलाकों में भी 50% की छूट 200 यूनिट तक मिलेगी। ऐसा होने पर अब जनता को बिजली बिल में राहत मिलेगी। इस बार चारधाम यात्रा में सामने आई अव्यवस्थाओं से सबक लेते हुए साल 2025 की यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज होने लगी है। आगामी यात्रा में यात्रियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों के हितों को देखते हुए प्लान तैयार किया जा रहा है। आखिर क्या होने जा रहे हैं बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए। 16-18 20 घंटे खड़े हैं। तैयारी है भैया, समस्या की किसी का प्रशासन में किसी तरह से कोई सहयोग नहीं है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। इस बार उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से कई तरह की अव्यवस्था सामने आई थी। अव्यवस्थाओं का आलम ये रहा कि यात्रियों से लेकर स्थानीय जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादा ट्रैफिक के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। लेकिन इस बार की गलतियों और अव्यवस्थाओं से सीख लेते हुए 2025 यानी अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा में कई बदलाव की संभावना है, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा में क्या कुछ बदलाव होंगे, इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले टोकन सिस्टम लागू होगा, जिससे धामों में लंबी लाइन से राहत मिलने वाली है। डिस्प्ले के माध्यम से टोकन नंबर को प्रदर्शित करने की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था से यात्रियों को अनावश्यक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है, नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे। और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है, उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा। इससे यात्री जो आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कई यात्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी एजिड होते हैं, यात्रा में आते हैं, बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से उनको हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो कई बार यात्रा में देखने को आती हैं, इन सब से जो है यात्रा में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। बता दें कि चारधाम यात्रा में टोकन सिस्टम पहले भी लागू किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में ये कदम उठाने के कारण सही व्यवस्था नहीं बन पाई थी।
जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस बार साल 2025 में होने वाली चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टोकन सिस्टम की तैयारी जारी है। इस बार चारधाम यात्रा में दुकानदारों से बातचीत की जाएगी और किस तरह से टोकन सिस्टम शुरू किया जा सकता है इसका परीक्षण किया जाएगा। साथ ही चारधाम यात्रा में आने वाले मार्गों का भी परीक्षण किया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार टोकन सिस्टम शुरू करने से पहले पूरी तरह से तैयारी की जाएगी, जिससे यात्रा शुरू होने के बाद ये सिस्टम फेल ना हो सके और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर पार्किंग व्यवस्था, स्लाइडिंग जोन, ट्रैफिक, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, जाम वाली जगहों पर वैकल्पिक मार्ग प्लानिंग शुरू हो गई है, जिससे किसी भी यात्री को घंटों जाम में न फंसना पड़े। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि एक डिटेल में प्लान तैयार हो जाए चारधाम को लेकर के। उसमें SOPs बने, स्कीम्स हमारी होम कि जब ट्रिप किसी पॉइंट पर हो रहा है तो उसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। कहीं पर अचानक से लैंडस्लाइड की समस्या आ गई तो जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे आसपास के जो भी टाउन्स हैं वहाँ पर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंडस्लाइड वाले एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा और कौन-कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके हिसाब से एक डायनेमिक प्लान तैयार करना, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हों, डिफरेंट टाइप के प्लान्स हों कि अगर रूटीन में ट्रैफिक चल रहा है तो हमारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, और अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर बन रहा है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। उत्तराखंड में इस साल की चारधाम यात्रा में करीब 34 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि आगामी यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू होने लगी है। इन तैयारियों का फायदा कितना होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लोहाघाट में कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने गांव बटियानी का दौरा उन्होंने किया, जहां बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो उनकी व्यवस्थाएं चल रही है, माना एसडीएम साहिबा, तहसीलदार सब यहाँ पर लगे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद जो हमारे प्रदेश सरकार ने ये मानक रखे हैं, इन मानकों से कहीं संतुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि जिनका पूरा घर चले गया हो और उनके पास पहनने को कपड़ा, बदलने को कपड़ा तक नहीं है और राशन नहीं है, ऐसी स्थिति में 2 लाख का चेक उनको दिया जा रहा है। तो मैंने तो सरकार से भी मांग की है और कल प्रशासन वहाँ पर आया था, प्रशासन से भी कहा कि भाई इनको जब तक विस्थापित की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, उतनी ही जमीन उनके पास है, न जमीन है न मकान है। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में हुए डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश की एक पहचान पंजाब निवासी सतेंद्र पाल के रूप में हुई है। इस घटना में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 50 लाख के गहने बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना में 5 आरोपी शामिल थे। बाकी बदमाशों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने एसएसपी हरिद्वार और उनकी टीम की पीठ थपथपाई है। साथ ही पूरी टीम के लिए इनाम की भी घोषणा की गई। कोई ये ना समझे, बदमाशों के लिए, उनके आकाओं के लिए हमारी पुलिस बिल्कुल काल पुलिस है और बिल्कुल कहीं तक हमें जाना पड़े, हम ऐसे गैंग्स का पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल अगर कोई सोचता है कि बंदूक के दम पे यहाँ आके लूटपाट कर सकता है तो बंदूक का जवाब हम गोली से देंगे। बस इतना चाहूँगा। और टीम ने बढ़िया काम किया है, इसको मेरी ओर से भी 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा है और इसमें हम देखेंगे जो अगर बनता है तो इनको हम राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इनके सराहनीय काम के लिए जो हम पदक दिलवा सकते हैं, बिल का भी इसमें केस बना के भेजेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ है ये। वहाँ बाइक उनकी फिसल जाती है, रपट जाती है, जिससे पुलिस के पहुंचते तो वो भागने का प्रयास करते जंगल की तरफ। तो पुलिस के द्वारा जैसे पीछा किया गया तो उन्होंने पीछे मुड़ के फायर किया ताकि पुलिस को रोक सके, लेकिन पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ उन पर फायर किया। जो है एक बदमाश को लगी, वो वहीं पर गिर गया। वो उसको उठा के जब हॉस्पिटल पहुंचा गया तो हॉस्पिटल पहुंचते उसमें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, जिसमें ये बालाजी ज्वेलर्स के जो ऑनर है उनके द्वारा हॉस्पिटल में जाकर पहचाना गया कि ये वही व्यक्ति है जो उस दिन बालाजी ज्वेलर्स में डकैती डाली थी।
वहीं आज प्रदेश भर में मिलाद उल नबी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में जगह जगह जुलूस निकाले और उनके आदर्शों को याद किया गया। किच्छा में आयोजित रैली में शामिल हुए विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि त्योहार खुशियों के प्रतीक का है और इसमें हमें प्रदेश में आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये जो हमारा एक कार्यक्रम मनाते हैं हमारे समाज के लोग, वो बहुत बहुत मुबारक है। और ये सारे त्योहार खुशियों के होते हैं और सारे लोग मिलकर करते हैं इसको। और ये हमारा समाज जो है, मुस्लिम समाज भी हमारे देश का समाज है। हम सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। हमारा भारत है, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारी एकता और अनेकता है पूरे समाज के अंदर। तो ऐसे मेरे मुबारकबाद है सबको कि हम सब लोग मिलकर रहें, बुराइयों को दूर करें और मिलजुल कर समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें। भाईचारा हमारा बढ़ना चाहिए, यही संदेश हमको देते हैं। राजधानी देहरादून में डेंगू के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और आशा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें बढ़ते डेंगू के खतरे को कम करने के साथ साथ जन जागरूकता पर चर्चा की गई। साथ ही स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बता दें कि देहरादून में अब तक 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हमने डेंगू मलेरिया पे डिटेल्ड मीटिंग होल्ड की थी हेल्थ और हमारे नगर निगम के साथ। तो मीटिंग में ये फैक्ट्स प्रत्यक्ष रूप से सामने आए कि हमारा जो हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे, सेंसिटाइजेशन, आईसी कैंपेन्स या जो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं पेशेंट्स, उनको इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जा रही है। उसमें जो हमारी ग्राउंड टीम्स हैं वो हमारी अर्बन आशाज हैं और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं जो ग्राउंड पे ऑपरेट करते हैं। ये हमको सुलभ लगा कि हम उनसे सीधा एक बार संवाद कायम करते हुए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम डेंगू मलेरिया को कैसे हमको नियंत्रित रखना है और कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ानी है कि ये रोग जो है ये पनपने ना पाए, इस वजह से आज ये इनिशिएटिव लिया गया है। राजधानी देहरादून स्थित पलटन बाजार में महिला से हुई छेड़छाड़ मामले के बाद से पुलिस का सत्यापन अभियान तेजी से बढ़ रहा है। रेहड़ी और ठेली लगाने वाले समेत अन्य प्रतिष्ठानों में लगातार सत्यापन चलाया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लेकर पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, सत्यापन अभियान के लिए घटनाक्रम अभी बाजार में हुआ था, पलटन बाजार में, और साथ ही साथ यदाकदा ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोग इसमें चिन्हित होते हैं जो कहीं ना कहीं उनका सत्यापन नहीं होता, उनके वेयरअबाउट्स पता नहीं होते हैं। तो इसके लिए वृहद सत्यापन अभियान खासकर भीड़ भाड़ इलाकों में, बाज़ारों में, जहाँ पर जो लोग फर ठेली इस तरह लगा रहे हैं और फिर इनका पता नहीं रहता कहाँ से और कहाँ गए हैं, तो ऐसी कोई घटना पुनः ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए सत्यापन अभियान चल रहा है। जो शक के दायरे में उनको बताया गया है कि आप अपने संबंधित थाने से अपना सत्यापन करा के आएँ और तभी यहाँ व्यापार करें, तो ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। उधर लक्सर पुलिस नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि पुलिस ने 6 अलग अलग मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कच्ची और देशी शराब बरामद की है। वहीं अन्य मामले में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर से 6 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। में कल रात बहुत अच्छा काम किया गया पुलिस द्वारा। इसमें हम लोगों ने 6 केसेस को सॉल्व करा, जिसमें कि हम लोगों के द्वारा अवैध शराब को पकड़ा गया है। इसमें 6 मुकदमे आबकारी में रजिस्टर हुए हैं तथा 6 अभियुक्त हैं। हमने 45 लीटर्स कच्ची शराब पकड़ी है तथा 96 पाउंड के अराउंड हम लोगों ने इसमें भी जब्तीकरण की है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहेगी अवैध शराब के खिलाफ। चंपावत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने म्यांमार में भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अजय गणपति ने बताया कि एक अभियुक्त को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने बनबसा क्षेत्र के 3 युवकों का म्यांमार में सौदा कर उन्हें नशे के कारोबार में धकेला था। हालांकि सरकार की कोशिश के बाद युवकों को सकुशल वापस लाया गया। एक अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व था, जय जोशी, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है, उसका वास्तविक नाम जो है जयदीप रामजी टोकड़िया है, जो टुकड़ा पोरबंदर से रहने वाला है। तो इसका नाम प्रकाश में आया जिसने इनको रिक्रूट किया था। तो इस संबंध में जब पुलिस वहाँ पे गुजरात में गई थी तो उसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ पे लाया गया। इसके अलावा भी एक राहुल उपाध्याय का नाम प्रकाश में आ रहा है जो अभी इस मुकदमे में वांछित है। इसमें आगे की विवेचना जारी है
और जयदीप राम जी टुकड़िया को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। उधर चंपावत पुलिस ने लिफ्ट के बहाने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि घटना 5 सितंबर की है, जब मड़ियानी निवासी लक्ष्मी भट्ट ने कार सवारों से लिफ्ट मांगी थी। इसमें जब हमने थाने से टीम बनाई और इसमें अलग अलग हमने सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो एक लाल रंग की गाड़ी बताए हुए घटनाक्रम के अनुसार स्पॉट होती है। जब हमने उस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तो उसमें वो गाड़ी टनकपुर निवासी रामकिशोर पुत्र माखनलाल गंगवार उसके नाम रजिस्टर्ड थी। तो इसमें उपरोक्त व्यक्ति से हमने पूछताछ की और घटना सही पाए जाने पर उसको इसमें मामले में अरेस्ट किया गया है। साथ ही 2 अन्य व्यक्ति सोनू गंगवार और साजन गंगवार जो दोनों ही इस घटना में उसके साथ इन्वॉल्व थे, दोनों की अभी तलाश जारी है। दोनों इस मामले में वांछित है। 8 मुलजिम रामकिशोर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उधर नरेंद्रनगर में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन का त्रिवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। बता दें कि अधिवेशन में गोल्डन कार्ड और ओपीडी का मुद्दा छाया रहा। वह इस मौके पर संगठन के पदों को लेकर चुनाव भी हुआ। बता दें कि चुने गए 4 पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गोल्डन कार्ड जो हमारी एक विशेष समस्या हमारे साथियों की है, अच्छी योजना है, प्रदेश सरकार का हम स्वागत करते हैं, पर उसमें ओपीडी फ्री हो जाए, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि और इसी के साथ ओपीडी फ्री के साथ जो लोग जिनके गोल्डन कार्ड रह गए हैं उन लोगों को एक मौका दिया जाए और उनको गोल्डन कार्ड, क्योंकि हमारी 1000, 650, 450, 250 रुपये का कटौती होती है और हमारे पेंशनर सदस्यों को उसका लाभ मिलता है और अधिक से अधिक लाभ भी मिलना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में बीजेपी ने सेवा दिवस के रूप में मनाया सीएम धामी का जन्म दिवस। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। शुभकामनाएं देने वालों ने की मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर योजना शुरू। 100 और 200 यूनिट खर्च पर मिलेगा 50% सब्सिडी का लाभ। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं से शासन प्रशासन ने ली सीख। फिर टोकन सिस्टम लागू करने की तैयारी, अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तैयार हो रहा प्लान। हरिद्वार ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती मामले का खुलासा। डीजीपी बोले घटना को 5 आरोपियों ने दिया था अंजाम। एक एनकाउंटर में ढेर, 2 गिरफ्तार, 50 लाख का माल बरामद।